आज हमारे साथ स्टूडियो में सीधी बातचीत कार्यक्रम में इंजीनियर उमेश रजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय संगठन सचिव। सर, आपका एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं, भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति का निर्माण कैसे हुआ? Good morning, all of you. Jai Bhim, Jai Mulwasi. मित्रों, तो आर्यों का भारत के प्रति जो मुख्य दिन रहा है वो है वर्ण व्यवस्था। जब हमारी खुद की व्यवस्था थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उस व्यवस्था में जो दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्था थी, जो नगरीय व्यवस्था थी, पक्के मकान थे, नालियां 90 के एंगल पर बनी थी, अनागार था, असनागार था, और एक लोकतांत्रिक गण व्यवस्था थी। वो एक समृद्ध समाज और राज व्यवस्था हमारी थी। लेकिन जब आर्यों का भारत में इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ, आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी समाज व्यवस्था अपने साथ लाई, जिसे आमतौर पर वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया? इस संदर्भ में जो विद्वान हैं, एक तो विदेशी जो विद्वान है, एक जो भारतीय विद्वान है, उनके अलग अलग मत है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जो महत्वपूर्ण रिसर्च ग्रंथ, जिसे हु वेयर द शूद्रा, शूद्र है कौन है, शूद्र कौन थे, और भारतीय वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान पर कैसे आए, उन किताब में बाबा साहब ने प्रचलित जो विदेशी विद्वानों का जो मत था और भारतीय विद्वानों के मत दोनों को खारिज किया है। क्योंकि विदेशी विद्वानों ने ही रिसर्च किया है पहली बार, और क्योंकि वो रंग-भेद पर विश्वास करते थे, तो उन्होंने ये प्रस्थापना की कि आर्य बाहर से आए, आक्रमण किए और अपनी समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था यहां इंपोज की। क्योंकि वो मानते हैं और जानते थे कि पहले आर्यों में 3 ही वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। चौथे वर्ण की उत्पत्ति भारत में हुई है, और भी रंग के आधार पर हुई है। जो काले लोग थे उनको शूद्र बनाया, यानी जो विदेशी विद्वान है उनका ये प्रस्थापना रही है कि चातुर्वर्ण में चौथे वर्ण की जो उत्पत्ति हुई है भारत में हुई है। और उसी मान्यता को आमतौर पर भारतीय विद्वानों ने भी उसको स्वीकार किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को नहीं माना और अपने रिसर्च से, अपने बौद्धिक बल से उन्होंने खारिज किया, जिसकी वृहद जिक्र हु वेयर शूद्रा में है।
बाबा साहब ये खोज में जाते हैं कि मूल शूद्र कौन है, कौन है वो मूल शूद्र, और वो कहाँ का है, और फिर वो शूद्र की जो आइडेंटिटी है वो हम पर कब और किसने क्यों इम्पोज की, क्यों प्रत्यारोपित की हमारे ऊपर। तो बाबा साहब ये रिसर्च में वो ये बात को आगे बढ़ाते हुए वो प्रूव करते हैं कि आर्यों में पहले जहां आर्य रहने वाले थे वहीं उनकी अपनी समाज व्यवस्था थी जो पहले त्रैवर्णिक थी। त्रैवर्णिक व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन ही उनके वर्ण था। तीन वर्ण की व्यवस्था उनकी अपनी थी, उनकी अपनी जगह थी जहां के मूल से रहने वाले थे। ये त्रैवर्णिक की व्यवस्था भारत की नहीं थी क्योंकि भारतीय थे नहीं वो। तो बाबा साहब सवाल करते हैं कि जब आर्यों में पहले मूलतः तीन ही वर्ण था तो चौथे वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी गहराई में जाते हुए वो अध्ययन करते हैं और एक महाभारत के एक श्लोक से एक उठाते हैं कि उसमें लिखा है कि पिजवन नाम का एक शूद्र है, वो शूद्र क्षत्रिय है, वो शूद्र राजा भी है और वो जो धारण करने के अधिकार भी रखता है और वो राजाओं के 9 रत्न में शामिल भी है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि शूद्र का आर्य होना, शूद्र का क्षत्रिय होना, शूद्र का राजा होना, शूद्रों का ये भी धारण करना, ये प्रूफ करता है कि आर्यों के ही अंग वो शूद्र रहा है। तो आर्यों के ही अंग होगा तभी वो मतलब उनको ये सारे अधिकार उनको अवेलेबल थे। तो उनको आगे बढ़ के वो शोध निकालते हैं कि एक दौर चला उनके अंदर, उनके आपस के बीच में श्रेष्ठता को लेकर, उच्चता को लेकर आपस में संघर्ष हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय में संघर्ष हुआ, क्षत्रिय में एक जो कुल था जो शूद्र कहलाता था, लेकिन शूद्र जो है वो उसका जो दर्जा क्षत्रिय का था और उसका मूल नाम था वो था सूर्यवंशी क्षत्रिय। शूद्र सूर्यवंशी क्षत्रिय। तो आर्य ब्राह्मण और शूद्र सूर्यवंशी आर्य क्षत्रियों में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में शूद्र सूर्यवंशी क्षत्रियों का हार हुआ। उस हार को मद्देनजर रखते हुए हार के बाद जो उनको दंड दिया गया तो ब्राह्मणों द्वारा दंड स्वरूप उनको जनेऊ धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया। जनेऊ धारण करने के अधिकार से वंचित करने के परिणाम में हुआ कि उनको शिक्षा, संपत्ति और अस्त्र धारण करने से वंचित कर दिया गया। तो शिक्षा से, संपत्ति से, अस्त्र से वंचित हो गए तो जो शूद्र कभी राजा थे, क्षत्रिय थे, उनका दर्जा, उनका लेवल डिग्रेड होकर के नीचे गिरते गिरते दूसरे पायदान से चौथे पर आ गए। इस तरह से नाम तो शूद्र ही रहा लेकिन उनका जो स्टेटस है, उनका जो स्थिति है वो डिग्रेड हो गया, डाउनफॉल हो गया और डाउनफॉल होके दूसरे पायदान से चौथे पर आ गए। इस तरह से चातुर्वर्ण की व्यवस्था निर्माण हुई त्रैवर्णिक व्यवस्था से आगे। अब ये 4 वर्ण की जो संकल्पना है, ये व्यवस्था है, ये लेकर के आर्य दुनिया में भ्रमण करते रहे क्योंकि वो पशु चारक थे, पशु पालक थे। जहां जहां पशु के लिए चारागाह उनके लिए अवेलेबल था उस एरिया में उनका मतलब आना जाना होता था। उसी कड़े में आर्यों का एक टुकड़ा भारत की ओर आया। भारत कृषि प्रधान देश था, हरियाली थी, कृषि थी,
बने फल फूल थे, सुखी संपन्न थे, लहलाता हुआ खेत था, तो उनके लिए पशुओं के लिए चारे का उत्तम व्यवस्था उनको लगा और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करके कल बल छल से यहाँ के लोगों को हराया और हर जिस जिस जगह पर हराते गए एक साथ भारत को नहीं हराया, जिन क्षेत्रों में हमें हराया उन क्षेत्रों में धीरे धीरे चातुर्वर्ण की व्यवस्था जो है हम पर इम्पोज की। जब हम, क्योंकि मूलतः हम नागवंशी थे, हम सरवन सभ्यता के लोग थे, लेकिन धीरे धीरे गुलाम बनने के बाद, हारने के बाद उनकी अपनी व्यवस्था में, उनके अपने पहचान के तहत हमें शूद्र पहचान दी। इस तरह से शूद्र पहचान यहाँ के धरती पुत्रों को, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के इंडिजिनियस पीपुल को शूद्र की पहचान के तहत मतलब उन्होंने हमें पहचान दी और हमें उनकी अपनी व्यवस्था में उन्होंने हमें गुलाम बनाया, गुलाम को शूद्र नाम दिया। दुनिया में गुलामों को गुलाम कहा गया, लेकिन भारत में गुलामों को शूद्र कहा गया। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से वहां के अपने शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति और अस्त्र धारण करने से वंचित किया था, वही दंड व्यवस्था यहाँ के बाद के बनाए गए निरपराध मूल्यवासियों को शूद्र पहचान दे करके उनको 3 मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया। वंचित करने का मतलब था कि हम, यहाँ के लोग धनवान थे, यहाँ के लोग ज्ञानी थे, यहाँ के लोग सेल्फ डिफेंस में महारत थे। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता, शिक्षा नहीं होता, धन नहीं होता, हमारे पास सेल्फ डिफेंस के साधन नहीं होते, तो उन्हें हमें छीनने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। उन्होंने हमारी शिक्षा छीनी, हमारे धन छीना, हमारी संपत्ति रखने का अधिकार छीना। इसका मतलब हम ज्ञानी लोग थे, हम धनवान लोग थे और हम सुरक्षित लोग थे, लेकिन उन्होंने हमें गुलाम बनाया, तीनों अधिकारों से हमें वंचित किया और उसके बाद हमारी दशा जो है बहुत खराब हुआ। उन्होंने वर्ण व्यवस्था थोपी हम पर, अपनी कल्चर थोपी, अपनी संस्कृति थोपी, यज्ञ बलि थोपा और उन्होंने वेदों की मान्यता स्थापित की। 3 मुख्य काम आर्यों ने यहाँ पर की, वर्ण व्यवस्था हम पर लादा, वेदों की पुरुषत्ता स्थापित की और यज्ञ बलि स्थापित किया, जिसमें इस देश में जो किसान वर्ग थे, जो पशु खेती करते थे, खेती के लिए जो उनके साधन थे बैल और गाय, उनको उन्होंने अपने यज्ञ में इस्तेमाल किया। जगहों में बैल और गायों की बलि दी जाती थी और उस बलि से मतलब किसान प्रभावित हुए, दुखी हुए। इस तरह से आप देखेंगे कि देश में बाबा साहब ने ये स्थापित किया है भूगोल सूत्रा में कि 4 वर्ण की व्यवस्था ये आर्यों की है, आर्य बाहर की है। इसके मतलब चातुर्वर्ण व्यवस्था बाहरी है, हमारी नहीं है। चातुर्वर्ण की व्यवस्था बाहरी है, तो चातुर्वर्ण के अंदर जो पहचान है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, ये चारों पहचान भी बाहरी है। इसका मतलब नाम ब्राह्मण है, नाम क्षत्रिय है, नाम वैश्य है और नाम शूद्र है। हम मूल रूप से नागवंशी है, देश के मूल निवासी है। तो हम ये पहला जो मुझे कहना है यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को कि चातुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर आइए, ये बाहरी लोगों का है, ये आर्यों की अपनी व्यवस्था है, बाहरी है, ये हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। जब व्यवस्था हमारी नहीं है तो हमारी पहचान भी नहीं है, लेकिन वो अपनी व्यवस्था के तहत हमें अधिकार वंचित किया है। हमारी दशा, हमारी अवस्था दिनहीन किंचन बन दी गई है। अगर हम इस अवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें हर हालत में, हर परिस्थिति में इस चातुर्वर्ण व्यवस्था को खत्म करना होगा, पूरी तरह से नष्ट करना होगा। उनकी आर्यों की बनी हुई चातुर्वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करके खुद की अपनी भारत के प्रत्यक्ष में भारतीय मिट्टी से उपजा हुआ हमें अपनी समाज व्यवस्था बनानी होगी, खुद की पहचान बनानी होगी, तभी हमारी अवस्था बदलेगी।
तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था इस देश को बहुत दुख दिया है, देश को बहुत गुलाम की ओर लिया है, धकेला है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है, इसको बदलना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन को लक्ष्य बनाया है। Okay, thanks sir and all the viewers. Have a nice day.